हेलो एवरीवन। एक पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल जो ग्लोबल आउटब्रेक्स को ट्रैक करता है, उस हैसियत से मैं आप सबका आज की इस अहम ब्रीफिंग में वेलकम करता हूं। आज हमारा फोकस एक ऐसे खतरे पर है जो बिल्कुल खामोशी से हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है, हंटा वायरस। हम इस एक्सप्लेनर में देखेंगे कि इस इनविजिबल दुश्मन से कैसे बचा जाए, सफाई के क्या तरीके हैं और ग्लोबल लेवल पर इसे कंट्रोल करने की क्या स्ट्रैटेजी है। तो चलिए बगैर किसी देरी के इसमें डाइव करते हैं। आज के इस सेशन में हम 5 अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। रीजनल थ्रेट्स, वायरस कैसे फैलता है और उसकी अर्ली सिम्टम्स, प्रैक्टिकल प्रिवेंशन और क्लीन अप प्रोटोकॉल्स, मेडिकल केयर और आखिर में ग्लोबल वन हेल्थ स्ट्रैटेजी। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, द थ्रेट, रीजनल रियलिटीज़। इस वायरस के बारे में सबसे फैसिनेटिंग और स्केरी बात यह है कि ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानी जिस्म पर बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से अटैक करता है। ज्योग्राफी यहाँ बहुत मैटर करती है। अमेरिकाज यानी नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये वायरस HCPS यानी हंटा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम कॉज करता है। ये तेजी से फेफड़ों और दिल पर हमला करता है, जिससे सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है। लेकिन अगर हम यूरोप और एशिया की बात करें तो वहाँ गेम थोड़ी अलग है। वहाँ ये HFRS कॉज करता है, जिसका मेन निशाना आपके गुर्दे यानी किडनीज और खून की नालियाँ होती हैं। वायरस की फैमिली एक ही है, लेकिन रीजन के हिसाब से खतरा बिल्कुल अलग है। अब जरा इस फिगर पर गौर करें। 50%, 50% अमेरिकाज में HCPS का ये पोटेंशियल केस फिटालिटी रेट है। इसका मतलब है कि आधे केसेस में ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। ये नंबर लिटरली हमें बताता है कि इस पैथोजन को कैजुअली नहीं लिया जा सकता। राइट, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रांसमिशन और सिम्टम्स। एक बहुत वैलिड सवाल है कि ये इनविजिबल थ्रेट आखिर जंगली चूहों से इंसानों तक पहुंचता कैसे है। देखें, एक्सपोजर का सबसे आम तरीका इन्फेक्टेड चूहों के पेशाब, फुजला या थूक के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से होता है। कभी कभार उनके काटने से भी इन्फेक्शन हो सकता है, दो ये रेयर है। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर जोन पता है क्या है? बंद, पुअरली वेंटिलेटेड जगहें, जैसे खेत, पुराने शेड्स या गोदाम। रूटीन की खेतीबाड़ी या ऐसी जगहों की सफाई अक्सर हमारा एक्सपोजर रिस्क डबल कर देती है। लेकिन वेट, इसमें एक बहुत अहम एक्सेप्शन भी है, एंडिस वायरस। आमतौर पर हांटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन साउथ अमेरिका में एंडिस वायरस के ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट किए गए हैं जहां ये करीबी राब्ते में आने वाले इंसानों के दरमियान फैला है, खासतौर पर जब मरीज अर्ली स्टेज में हो। आउटब्रेक्स को ट्रैक करने वालों के लिए ये एक रियल गेम चेंजर डिटेल होती है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो बीमारी का सफर बहुत डिसेप्टिव होता है। वीक 0 पर एक्सपोजर होता है, फिर 1 से 8 हफ्ते तक एक इंक्यूबेशन पीरियड चलता है जहां पेशेंट बिल्कुल ठीक महसूस करता है, कोई आइडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है। फिर अचानक अर्ली फेज हिट करता है, बुखार, पट्ठों का दर्द, मतली और पेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पब्लिक हेल्थ का एक सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। शुरुआती दिनों में जब पहली बार अलामात जाहिर होती हैं तो इस वायरस को डायग्नोस करना इतना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट क्यों है? रीजन बहुत सिंपल और डेंजरस है। इसकी अर्ली सिम्टम्स बिल्कुल इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 या फ्लू जैसी कॉमन बीमारियों से ओवरलैप करती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स के लिए डायग्नोस्टिक की सिर्फ मरीज की हिस्ट्री होती है। अगर किसी पेशेंट की प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री ली जाए या उनका हालिया रोडेंट एक्सपोजर कंफर्म हो, तब जाकर इसे बाकी रेस्पिरेटरी बीमारियों से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। पेशेंट हिस्ट्री लिटरली यहाँ जान बचा सकती है। ओके, अब मूव करते हैं सेक्शन 3 की तरफ, प्रिवेंशन और क्लीन अप प्रोटोकॉल। ये इस एक्सप्लेनर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हिस्सा है। हम एग्जैक्टली क्या स्टेप्स ले सकते हैं इन्फेस्टेशन को रोकने और सेफ सफाई के लिए। प्रिवेंशन एक्चुअली हमारे अपने हाथ में है। सबसे पहले अपने घरों और बिल्डिंग्स के तमाम छोटे सुराखों को सील कर दें जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं। घर के इर्द गिर्द की लंबी घास और झाड़ियों या ब्रश पाइल्स को लाजमी क्लियर करें, क्योंकि चूहे वहां नेस्ट्स बनाते हैं। अपने खाने और जानवरों की खुराक को हमेशा एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर करें ताकि उनका फूड सोर्स ही खत्म हो जाए। और ऑफ कोर्स, किसी भी ऐसी जगह काम करने के बाद हैंड हाइजीन यानी हाथ धोने की आदत एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब सफाई के हवाले से एक शदीद वार्निंग। कभी भी किसी भी हालत में चूहों के फुजला या उनकी जगहों पर सूखी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करना। एब्सोल्युटली नॉट। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप वायरस को हवा में एरोसोलाइज कर देते हैं। फिर वही वायरस भरी हवा सीधा आपके सांस के जरिए अंदर चली जाती है। ये एक फेटल गलती हो सकती है। तो ठीक तरीका क्या है?
गोल्डन रूल है डैम्पिंग। सफाई शुरू करने से पहले उस जगह को अच्छी तरह गीला करना जरूरी है। आपको ब्लीच और पानी का मिक्सचर यूज करना चाहिए ताकि सरफेसेस प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट हो सकें। प्रोटेक्टिव गियर जैसे ग्लव्स और मास्क लाजमी पहनें। गीला करने से वायरस पार्टिकल्स हवा में उड़ने से रुक जाते हैं। सफाई के बाद तमाम वेस्ट को सेफली डबल बैग करके प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, मेडिकल केयर और कंटेनमेंट। अगर तमाम प्रिकॉशंस के बाद भी कोई पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाए और हॉस्पिटल पहुंच जाए तो तब क्या होता है? रियलिटी ये है कि इस वायरस का कोई स्पेसिफिक क्योर या वैक्सीन मौजूद नहीं है। अर्ली सपोर्टिव मेडिकल केयर ही वाहिद उम्मीद होती है। जैसे ही सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो, उस वक्त टाइम इज ऑफ द एसेंस। फॉरन इंटेंसिव केयर चाहिए होती है ताकि डॉक्टर्स रेस्पिरेटरी, कार्डियक और किडनी कॉम्प्लिकेशंस को टाइमली मैनेज कर सकें। और हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ केयर स्टाफ इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा होता है, उन्हें स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। पहले स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जैसे माहौल की सफाई होती है, फिर सस्पेक्टेड केसेस के लिए ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस लागू की जाती हैं, और सबसे अहम बात, जब कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर हो जिससे वायरस हवा में फैलने का डर हो, यानी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स, तो वहां स्ट्रिक्ट एयरबॉर्न प्रिकॉशंस और प्रॉपर वेंटिलेशन लाजमी हो जाती है। लैब्स में इन पेशेंट सैंपल्स को हैंडल करना एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। नॉन इनएक्टिवेटेड सैंपल्स एक सिवियर बायोहैजर्ड हैं और इन्हें मैक्सिमम बायोलॉजिकल कंटेनमेंट में हैंडल किया जाता है। अगर इन सैंपल्स को टेस्ट के लिए किसी और लेबोरेटरी भेजना हो तो स्ट्रिक्ट ट्रिपल पैकेजिंग रिक्वायर्ड होती है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान सेफ हैंडलिंग इंश्योर की जा सके। अब हम अपने आखिरी और मैक्रो लेवल डिस्कशन पर आते हैं। सेक्शन 5, ग्लोबल वन हेल्थ स्ट्रेटजी। ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक मुल्क का नहीं है, ये एक ग्लोबल चैलेंज है। यहाँ वन हेल्थ अप्रोच बहुत इफेक्टिव साबित होती है। ये अप्रोच इस बात को मानती है कि इंसानी सेहत, जंगली चूहों की आबादी और हमारा शेयर्ड एनवायरनमेंट आपस में डीप कनेक्टेड हैं। लोकल कम्युनिटीज और पब्लिक ऑफिशियल्स मिलकर वाइल्ड रॉडेंट्स की रूटीन सर्वेलेंस करते हैं। इससे उन्हें अर्ली रॉडेंट थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है और वो वक्त पर पब्लिक हेल्थ वार्निंग्स जारी करके रीजनल आउटब्रेक्स को रोक सकते हैं। और इस अहम डिस्कशन के एंड पर मैं एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाऊंगा। जरा सोचिए, अगर हंटा वायरस जैसा फेटल वायरस चूहों में बिल्कुल खामोशी से बिना कोई नुकसान पहुंचाए जिंदा रह सकता है, मगर इंसानों के लिए इतना डेवेस्टेटिंग साबित होता है, तो क्या पता इस वक्त हमारे इर्द गिर्द इस शेयर्ड एनवायरनमेंट में और कितने इनविजिबल पैथोजेंस अनडिटेक्टेड मौजूद हैं। ये अप्रोच एक्चुअली हमें रिमाइंड्स करवाती है कि विजिलेंस कितनी जरूरी है। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपको काफी क्लियर और प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिली होंगी। टेक केयर एंड स्टे सेफ।